दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ये वीडियो एक तो आपके लिए बायोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आइडियोलॉजीज़ को लेकर जो हमारे दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शंस रहते हैं, जो कुछ गलत धारणाएं और कंट्रोवर्सीज़ उनको हमने क्रिएट की हुई हैं, लोगों का कुछ कहना है रिजर्वेशन को लेकर और तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर, आज वो कंट्रोवर्सीज़ को हम ख़त्म करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को भी सही से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक कहानी बताता हूँ। एक लड़का था जो मुंबई में सतारा डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट से मुंबई जाना चाहता था। महाराष्ट्र के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट हैं, सतारा है और मुंबई है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो एक लड़का सतारा से मुंबई जाना चाहता था काम करने के लिए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो उसने सोचा कि अपनी चाची जी के पर्स से मैं वो पैसे चुरा लेता हूँ। माँ उस लड़के की थी नहीं, तो उसकी चाची जी उसकी देखभाल करती थी। तो उसने चाची के पर्स से पैसे चुराने की सोची। पहली रात ट्राई किया पैसे चुराने का, तो चाची जी का पर्स हाथ नहीं लगा। अगले दिन फिर ट्राई किया, फिर हाथ नहीं लगा। फिर तीसरे दिन कोशिश की, फिर नहीं लग पाया हाथ। तो 3 दिन लगातार कोशिश करने के बाद चाची जी का पर्स हाथ में नहीं लग पाया। हिम्मत नहीं आ रही, चौथे दिन फिर से चाची जी का पर्स को चोरी करने की कोशिश करी। अब की बार चाची जी का पर्स हाथ लग गया था। पर्स हाथ लगा, लेकिन जब पर्स को खोल कर देखा तो उसमें पाया कि आधा आना ही मौजूद था। अब वो आधा आना आपको सतारा से मुंबई नहीं ले जा सकता था। ये लड़का जो अपनी चाची के पर्स से सतारा से मुंबई जाने का किराया ढूंढ रहा है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश को, पूरी दुनिया को सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारतीय संविधान के रूप में सौंप दिया बहुत कम अवधि के अंदर। एक ऐसा लड़का जो तमाम दिक्कतों को झेलते हुए बड़ा हुआ, छुआछूत जैसी सबसे क्रूर, जिसे कहते हैं ना मेंटल टॉर्चर, एक तरीके से छुआछूत के ज़रिए ही होता है, उस तरीके के टॉर्चर को झेलते हुए बड़ा हुआ। एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई, पढ़ाई करी बेहद सारी, और फिर आज भारत के रत्न के रूप में इनको जाना जाता है। भारत रत्न भी इनको मिला था। वीपी सिंह की गवर्नमेंट जब आई थी, जिसने मंडल कमीशन लागू किया था 1990 में, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे मंडल कमीशन के ऊपर। लेकिन जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इनको भारत रत्न दिलवाया। अब मैं आपको इनकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 में 1851 में 14 अप्रैल को हुआ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था। अब वैसे तो इनका परिवार, इनके पिताजी राम जी मौलवी सतपाल और इनकी माता भीमाबाई, ये दोनों लोग रत्नागिरी में थे। महाराष्ट्र का रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करते थे। लेकिन क्योंकि इनके पिताजी उस समय ब्रिटिश सेना में एक सिपाही हुआ करते थे, तो मऊ कंटोनमेंट, जो कि मऊ छावनी में इनकी पोस्टिंग थी, तो वहीं पर इनका परिवार रह रहा था। तो 1851 में 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। उसके बाद थोड़े समय बाद इनके पिताजी वापस रत्नागिरी आए, लेकिन इनकी माता की जो है डेथ हो गई थी। अब सतारा गए। जब ये लोग, इनके पिताजी की रिटायरमेंट के बाद पूरा परिवार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी माता, उनके पिता और उनके 5 भाई बहन। अब देखिए, ये भी एक संवेदना है, आपको मैं अंदाज़ा देता हूँ कि कितना ज़्यादा टॉर्चर उस समय पे हुआ करता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 14 भाई बहन थे। 14वें भाई थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबसे छोटे थे अपने परिवार में। लेकिन उस समय मेडिकल सर्विसेज इतनी ख़राब थी और टॉर्चर इतना ज़्यादा था दलित लोगों के ऊपर। दलित थे भीमराव अंबेडकर जी। महार नामक एक जाति है जिसको अनटचेबल, छुआछूत के लिए अछूत जिनको कहा जाता है ना, वो, उसमें उनका जन्म हुआ। और अब टॉर्चर से और इम्प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज से इनके 14 में से 8 भाई बहन मारे गए। सिर्फ 3 भाई बचे थे और 2 बहनें बची, बाकी सब मारे गए छुआछूत के कारण और इम्प्रॉपर मेडिकेशन के कारण। खैर, अपने इसी परिवार को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता रामजी मौलवी सतपाल जो हैं सतारा चले गए। जब उनकी रिटायरमेंट हो गई, सतारा में गए, तो क्योंकि वो सेना में तो उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता थी, तो हमेशा अपने बेटे की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया करते थे। लेकिन क्योंकि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूत थे और समाज की इस तरीके की रेडिकल थिंकिंग थी उस समय पे, तो इनको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया। लेकिन इनके पिताजी की किसी ब्रिटिश ऑफिसर से जान पहचान थी, तो उनसे बात करके इन्होंने इनको एक सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। एडमिशन तो दिलवाया, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ वो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा। इनको क्लासरूम में अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, दहलीज पे बाहर बिठाकर पढ़ाया जाता था। एक कुएं में से पानी नहीं पी सकते थे। एक बार गलती से स्कूल के कुएं में से इन्होंने पानी पिया, तो इनको कुएं पे पकड़कर जूतों से और चप्पलों से बहुत मारा गया। तो इस तरीके के टॉर्चर इनके साथ होते रहे।
अब भीमराव अम्बेडकर को पता चल चुका था कि उनका यहाँ पर पढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो बॉम्बे गए। बॉम्बे और इनकी पढ़ाई में देखिए, जब ये बॉम्बे गए, बॉम्बे के बाद न्यूयॉर्क भी गए, न्यूयॉर्क से फिर लंदन भी गए, तो इनकी पढ़ाई में एक शख्स का बहुत बड़ा हाथ था जो कि संभाजी गायकवाड़ थे। गुजरात के एक राजा थे संभाजी गायकवाड़। इन्होंने भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाने में बहुत बड़ी योगदान दिया। सारी स्कॉलरशिप इनकी स्पॉन्सर की और इनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा। इन्हीं संभाजी गायकवाड़ की स्कॉलरशिप के दम पर और अपनी इंटेलिजेंस के दम पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बेहद सारी डिग्रीज हासिल करी। एमए इन सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, तरह तरह की डिग्रीज हासिल करी, पीएचडी करी। फिर उसके बाद लंदन चले गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करी। फिर वहाँ पे लॉ की डिग्री भी ली। सारी चीज़ें इन्होंने जितनी पढ़ाई कर सकते थे उतनी पढ़ाई इन्होंने करी। पढ़ाई करने के बाद वापस आए भारत में आने के बाद 1923 में जब भारत आए तो भारत में आने के बाद इन्होंने वापस नौकरी करी संभाजी गायकवाड़ जी की आर्मी के सेक्रेटरी के रूप में। संभाजी गायकवाड़ ने इनको स्कॉलरशिप दी थी, तो वापस संभाजी गायकवाड़ के पास गए। उनको बोला कि साहब मैंने पढ़ाई कर ली है, आपके एहसानों को अब चुकाना चाहता हूँ। तो संभाजी गायकवाड़ ने इनको जो है आर्मी के सेक्रेटरी के रूप में जॉब वहाँ पर दे दी थी। संभाजी गायकवाड़ ने इनको जब सेक्रेटरी अपनी आर्मी का बना दिया तो उसके बावजूद भी इनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाने लगी। जो अछूत और छुआछूत वाली जो बीमारी थी, जो दलित लोगों के खिलाफ गलत व्यवहार था, वो अभी भी इन्होंने झेला, जिससे इनको मोटिवेशन मिला और इन्होंने इस बात का डिसीजन लिया कि जितने भी दलित मेरे भाई बहन हैं उन सबको मैं न्याय एक तरीके से दिला के रहूँगा, बराबरी का दर्जा दिला के रहूँगा, जिसके लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविज़न की है। अब कई लोग इन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि देखिए भीमराव अम्बेडकर जी पार्शियल थे, सिर्फ दलितों के लिए प्रोविज़न करके चले गए, रिजर्वेशन करके चले गए, बाकी लोगों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। तो वो एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर भी मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने जा रहा हूँ और वो आपके सारे मिसकंसेप्शंस ठीक कर देंगी। खैर, अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अब वहाँ पर संभाजी गायकवाड़ की सेना में सेक्रेटरी बन चुके थे, सेना के सेक्रेटरी बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने वकालत भी करनी शुरू करी। जब उन्होंने वकालत करी तो वकालत के बाद से पॉलिटिक्स में कैसे गए, ये आपका एक सबसे बड़ा सवाल होगा। देखिए, सबसे पहला उनका कदम जो था ना, जिस चीज़ से उनकी पहचान बनने लगी, वो ये था कि दलितों को कुएं में से पानी नहीं पीने दिया जाता था। आप जानते होंगे जो सार्वजनिक कुएं होते हैं, जो सरकारी कुएं होते हैं, जिसमें से सब लोग पानी पी सकते हैं, उसमें से दलित पानी नहीं पी सकते थे। और यही चीज़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा खलती थी और इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने अपना पहला आंदोलन भी शुरू किया। उन्होंने दलितों को कुएँ में से पानी पीने का अधिकार दिलवा के रहा है। उन्होंने इस बात की कसम खाई थी कि मैं सारे दलितों को बराबरी का अधिकार दिलवाऊँगा और यही उन्होंने किया भी। और उनकी एक कथनी है, एक बहुत बड़ी उनकी स्टेटमेंट है। बहुत सारी वैसे तो उन्होंने बातें कही हैं, किताबें भी लिखी हैं, लेकिन एक बात वो हमेशा कहते थे कि जब आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान ख़त्म हो जाता है तो आदमी शून्य हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आदमी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देगा तो वो शून्य हो जाएगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि क्या डॉक्टर भीमराव और अम्बेडकर और गांधी जी की आइडियोलॉजी में कोई डिफरेंस था। देखिए, एक बहुत बेहतरीन सी एक आइडियोलॉजी है, दोनों की अलग अलग हैं लेकिन दोनों का मोटिव सेम है। कई बार होता है ना कि रास्ते अलग होते हैं और मोटिव सेम हो जाता है, तो वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के साथ था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या मानना था, वो ये मानते थे कि जितने भी दलित, या बेसिकली दलित की जगह हमको अनटचेबल्स वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो छुआछूत, अछूत जिनको माना जाता था, उन लोगों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानते थे कि ये लोग बहिष्कृत हैं, समाज ने इनको बहिष्कार कर दिया है। जैसे बहिष्कार जैसे कर देते ना कि समाज इनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, इग्नोर कर देना, तो उसी तरीके से वो मानते थे कि ये लोग बहिष्कृत हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ पेपर्स भी चलाए, बहिष्कृत भारत जनता और मूक नायक करके कुछ उन्होंने पेपर्स भी चलाए। तो उनकी बेसिक आइडियोलॉजी ये थी कि जो बहिष्कृत लोग हैं और जो अनटचेबल्स हैं, जिनको साथ छुआछूत, अछूत का व्यवहार होता है, उनको मैं बराबरी पर लाऊंगा। समाज में उनको समान तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, उनको सार्वजनिक मंदिरों में जाने से रोका नहीं जाना चाहिए, वो किसी भी कुएं में से पानी पी सकते हैं, जिस तरीके चाहे कपड़े पहन सकते हैं, वो ऊंचे घराने की लड़की से शादी करना चाहें तो शादी कर सकते हैं, बल्कि ऊंचे घराने की लड़की या लड़का नीचे घराने की लड़के से शादी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो इस तरीके की उनकी सोच थी कि बहिष्कृत लोगों को मैं समाज का हिस्सा बनाऊंगा और रिस्पेक्टेड हिस्सा बनाऊंगा, ताकि उनको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए। वहीं गांधी जी का ये कहना था कि नहीं, ये बहिष्कृत नहीं है, जिनको हम अनटचेबल्स कहते हैं, बहिष्कृत नहीं है और इनको हमको मॉरली सबको इनको बराबरी ट्रीट करा जाना चाहिए। तो देखिए, अगर सिंपल सी भाषा में बताऊँ ना, तो गांधी जी अनटचेबल्स को
मोटिवेट करना चाहते थे, उनको एक अच्छे लेवल पर लाना चाहते थे, इक्वालिटी पे लाना चाहते थे मॉरली, ताकि लोग मतलब एथिकली लोगों को समझाते थे ताकि आप अब सबको बराबरी ट्रीट करो। लेकिन भीमराव अम्बेडकर का ये मानना था कि देखिए साहब, वो एक बात और कहा करते थे कि अगर आप दीवार पे पेंट कर देंगे तो उस दीवार को पेंट करने से जो दीवार खोखली है वो अच्छी नहीं हो जाएगी, हमको उसके लिए नई दीवार बनानी पड़ेगी। और इसी बात को, इसी आइडियोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी को लागू हुआ 1950 में, तो उनका ये कहना था कि ये फ्रीडम, ये जो आज़ादी हमको मिल रही है, इसका मायने तभी होगा जब मैं दलित लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, जितने भी पीड़ित लोग हैं, अनटचेबल्स हों ना हों, जितने भी शोषित लोग हैं, उनके लिए मैं स्पेशल राइट्स रिजर्व करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे मतलब सीधा सीधा इनका ये कहना था कि जिन लोगों को इक्वालिटी तक अभी नहीं रखा गया है, उनको हमको इक्वल लाना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए। सिर्फ इसीलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया। और फिर ये कहा भी था कि जब अनटचेबल्स इक्वल हो जाएं तो आप इसको 10 साल बाद हटा दीजिएगा। वो बात अलग है कि हमने रिजर्वेशन के कंसेप्ट को इंटरप्रेट गलत तरीके से किया। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर अपोजिट नहीं थे, बस उनके तरीके अलग थे, रास्ते अलग थे, मोटिव एक ही था। गांधी जी ने इसलिए हरिजन शब्द निकाला था दलितों के लिए और अछूत लोगों के लिए, अनटचेबल्स के लिए। हालांकि आज तो कोई भी अछूत नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 है जो अबॉलिशमेंट टू अनटचेबिलिटी करता है। वो ये कहता है कि अगर आपने किसी के साथ भी छुआछूत वाला व्यवहार किया तो आपको नॉन बेलेबल क्राइम के तहत उसके ऊपर आपके ऊपर एफआईआर होगी और बहुत ज़्यादा कठिन सज़ा भी है उसके लिए। आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हैं उसके बाद। तो आज तो ये अनटचेबिलिटी वाला कंसेप्ट भारत से लगभग डिमोलिश हो गया है, लेकिन उस समय पे जब बहुत ज़्यादा था तो दोनों का ही ये मोटिव था कि छूआछूत की जो समस्या है इसको हम ख़त्म करें, लेकिन तरीके थोड़े से अलग थे। इसी को लेकर गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजीज़ में थोड़ा सा विवाद रहा करता था। भीमराव अम्बेडकर एक और चीज़ के खिलाफ थे, वो थी कास्टिज्म, वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था थी। वर्ण आश्रम की व्यवस्था क्या होती है, जिसे आपने सुना होगा अपने माता पिता से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, वैश्य, ये लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस तरीके की जो प्रथा थी वो इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। वो ये कहते थे कि अगर पंडित मंदिर में एक पुजारी बैठा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, लेकिन ये होना ज़रूरी है कि उसको पूरा ज्ञान हो। यानी कि अगर किसी वैश्य को भी किसी मैथोलॉजिकल कंसेप्ट का बेहतर ज्ञान है पंडित से, तो उसको आप ब्राह्मण कंसिडर कीजिए, ना कि जो जाति से ब्राह्मण है। तो मेरिटोक्रेसी वाला जो सिस्टम है ना हल्का सा, उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आप समझ पा रहे होंगे इनकी आइडियोलॉजी कितनी अच्छी थी। अब गलती हम लोगों की है कि हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कंसेप्ट को गलत लिया है। वो हमेशा अनटचेबल्स के ऊपर जोर दिया करते थे। अनटचेबल और डिप्लॉयड सेक्शन जो है उसको बराबरी पर लाना चाहते थे, ना कि वो रिजर्वेशन के ऊपर फोकस करते थे कि हम इनको रिजर्वेशन देंगे क्योंकि इनके साथ पिछली बार गलत हुआ है। जो समस्याएं उस समय थी उनको समाप्त करने का उनको मोटिव था। काफ़ी हद तक वो उसमें सफल भी हुए हैं। आज देश में छुआछूत काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बहुत रिमोट एरियाज़ में आज भी होता है, इस बात को मानने में हमें कोई डाउट नहीं है, ये बात हमें माननी चाहिए। लेकिन फिर भी अब पहले के कंपैरेटिवली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। देखिए आज सारे SC STs को पढ़ाया जाता है और सारे तो अभी भी नहीं हो पा रही हैं चीज़ें ठीक, लेकिन पहले से बेहतर है। अब जो पूरी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं उसकी समस्या ये है कि हमने रिजर्वेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। आज हमने OBCs को रिजर्वेशन दिया है और जो लोग शायद डिज़र्व नहीं करते फाइनेंशियल रिजर्वेशन उनको भी दिया है। कई जगहों तो जैसे आर्मी में है या पुलिस में जो जब वैकेंसीज फिलअप होती हैं तो फिज़िकल तौर पर भी रिजर्वेशन दिया जाता है। तो रिजर्वेशन का इंटरप्रिटेशन हमने गलत कर लिया है, जिसके कारण आउटकम्स हमको अब धीरे धीरे मिल रहे हैं गलत तरीके से, और जिसकी वजह से अब लोगों में विवाद भी है, कंट्रोवर्सी भी है। जैसे OBC जब मंडल कमीशन लाया गया 1990 में, तो OBC को उसके तहत रिजर्वेशन दिया गया था। तो बहुत सारे लड़कों ने अपने आप को आग लगा ली थी, जलकर राख हो गए, तो उनको लगा कि उनका राइट टू एजुकेशन एबॉलिश हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी जब तक हम रिजर्वेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपनी गलतियों का बांडा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सर पे ना फोड़ें। आपको इस वीडियो से उनकी आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। हरिजन शब्द जब उन्होंने निकाला तो उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम लोग SCs को STs को रिस्पेक्ट करें और दलित्स को बराबरी का मौका दें, समाज में सबका बराबरी की हिस्सेदारी हो। तो ये थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बायोग्राफी, उनकी आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई तमाम वो चीज़ें जो आपको क्लैरिफिकेशन देंगी कि कौन थे भीमराव अम्बेडकर और क्या उनकी सोच थी, गांधी जी से किस तरीके से भिन्न थे।
तो आपका एनालिटिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इससे इम्प्रूव हो जाएगा। आज के वीडियो में मात्र इतना ही। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय।